हेलो गर्ल्स। कल अपने देखा था सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय भारतीय संविधान के अनुसार समाज में सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इनके आगे इतने अधिकार और नीति निर्देशकों के बाद भी आज समाज में सामाजिक न्याय की व्यवहारिक स्थिति क्या है, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। 70 साल हो गए भारत को आजाद हुए लगभग, और 70 सालों में आरक्षण एवं अन्य उपाय में अपन मूल जो अधिकार है वो भी कह सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, और समय समय पर जो संविधान में सुधार किए जाते हैं उनके द्वारा भी इसका सामाजिक न्याय का लाभ कुछ ही लोगों तक सीमित है। राजनीतिक एवं स्वार्थपरकता, लोगों के मन में राजनीति की भावना है और स्वार्थपरकता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, के कारण में सामाजिक न्याय समर्थ एवं शिक्षित लोग ही फायदा ले पा रहे हैं। जो समर्थ हैं, जो ताकतवर है, वही लोग फायदा ले पा रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक इसका फायदा नहीं पहुंचता है, मतलब जो अंतिम में गरीब व्यक्ति उस पर इसका लाभ नहीं पहुंचता है। आदिवासी जनजातियां एवं निराश्रितों एवं अनपढ़ व्यक्ति सामाजिक न्याय से वंचित रह गए हैं। ये वर्तमान में व्यवहारिक स्थिति जो सामाजिक न्याय की है वो है। अब इसके बाद में एक नया हो जाता है, टॉपिक है, नया पॉइंट है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब जो व्यक्ति अमीर और गरीब है उनमें जो डिफरेंस है, विषमता है, आर्थिक असमानता को समाप्त नहीं बल्कि कम करना सामाजिक न्याय का आर्थिक न्याय का मूल लक्ष्य है। मतलब आर्थिक विषमता है उसको, आर्थिक असमानता उसको समाप्त नहीं करना है, समाप्त तो हो ही नहीं सकती, समाप्त न करके बल्कि जो आर्थिक अंतर है उसको कम करना ही इसका लक्ष्य है। लोगों की आय एवं संपत्ति में विषमता न हो जिससे सामाजिक विषमता की उस स्थिति उत्पन्न हो। मतलब लोगों की आय और संपत्ति में इतना अंतर नहीं हो तो लोग अपने आप को अपने एक दूसरे से अलग समझने लग जाए, विषम समझने लग जाए कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, वो अमीर है, वो गरीब है। समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग या कुलीन वर्ग या रईस वर्ग कहते हैं, और दूसरा होता है गरीब वर्ग या मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग। इस प्रकार के दो वर्ग हैं जिनके कारण उसमें विषमताएं होती है। ये विषमताओं को कम करना ही, इस विषमता को कम करना ही आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है। अब तात्पर्य अपन इस प्रश्न आ सकता है कि आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है, अपन बिंदुवार पढ़कर इसको याद रख सकते हैं। जैसे पहला है, धन एवं संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं। जो धन है और संपत्ति है उसके आधार पर व्यक्ति में अंतर नहीं होना चाहिए कि अमीर को ज्यादा कद्र या ज्यादा रेस्पेक्ट दे दिया, गरीब को रेस्पेक्ट नहीं दिया, इस प्रकार का भेदभाव अपन नहीं रखे हैं। ये भी आर्थिक न्याय का एक पॉइंट है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक समाज एवं राज्य में आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। प्रत्येक समाज की संपत्ति हो या राज्य की संपत्ति हो या आर्थिक संसाधन हो, उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। मतलब बराबर अमीर और गरीब में वो अंतर रख के वितरण नहीं होना चाहिए बल्कि समान तरीके से वितरण होना चाहिए। समाज में सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, सब जो समाज में लोग हो रहे हैं उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, या बाथरूम, टॉयलेट है। इस प्रकार का जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है वो अमीर के लिए और गरीब के लिए समान रूप से पूर्ति की जा सके, जिससे गरीब अपनी अस्मिता या अस्तित्व और गरिमा को बनाए रख सके। इसके अलावा आर्थिक विषमता यदि है तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या निकलते हैं देश में। सबसे पहला है नक्सलवाद। जैसे आर्थिक विषमता का कारण नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या, भ्रष्टाचार, जो छोटे बाबू या गरीब होते हैं वो भ्रष्टाचार की तरफ मुड़ते हैं, तस्करी भी होती है अधिक पैसे कमाने की लालच में, राजनीति में अपराधीकरण भी होता है, और आतंकवाद जैसी दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है जो देश की अखंडता और एकता के लिए घातक होती है। ये तो इसके दुष्परिणाम है। पॉइंट आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न के आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है और इसके आर्थिक विषमता से क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं और भारत को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक न्याय के संबंध में जवाहरलाल नेहरू और राधाकृष्ण और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कुछ कथन कहे जो आर्थिक न्याय को पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं। पहला, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ एवं महत्व नहीं है। मतलब जो व्यक्ति भूख से मर रहा है उसके लिए लोकतंत्र मतलब वोट देने का अधिकार या राजनीति में
इंटरेस्ट लेने का कोई महत्व नहीं है। मतलब जो भूख मर रहा है वो पहले अपनी भूख को शांत करेगा, राजनीति को शांत नहीं करेगा। दूसरा है डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन, जो भारतीय राष्ट्रपति सेकंड राष्ट्रपति थे, उनका कथन था, जो लोग गरीबी की ठोकरें खाकर इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें मजदूरी नहीं मिलती, जो लोग भूख मर रहे हैं, वे संविधान विधि पर गर्व नहीं कर सकते। मतलब जो लोग भूखे इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं है, जो जिनके पास रोजगार नहीं है, वो व्यक्ति भारतीय संविधान पर गर्व नहीं कर सकते। मतलब उनके लिए भारतीय संविधान की कोई उपयोगिता या वैल्यू नहीं है। तीसरा है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने क्या कहा, आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता बिना कोई व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब आर्थिक सुरक्षा, कोई व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है, मतलब वो ये नहीं जानता कि कल रात को मैं क्या खाऊंगा या कल मेरे पास क्या होगा, जब तक वो सेफ सुरक्षित नहीं है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, अपना धन किस प्रकार खर्च करना है इसमें स्वतंत्र नहीं है, तो वो उसकी स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है, अपन इस प्रकार कह सकते हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, सामाजिक और राजनीतिक न्याय किसके बिना, आर्थिक न्याय के बिना संभव नहीं है। इसके बाद में भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय के लिए क्या किया गया है। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय के लिए निम्न प्रावधान है। पहला है मूल अधिकार के रूप में, मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसरों में समानता, मतलब अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके नियोजन मतलब रोजगार के लिए अवसरों की समानता है। उसे अमीर गरीब के हिसाब से या क्या कहते हैं सेठ या श्रमिक के हिसाब से अलग अलग अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1) के 6 भाग में यह वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता, वृत्ति मतलब रोजगार, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी रोजगार कर सकता है, व्यापार कर सकता है, उसको उसकी स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार मूल अधिकारों में ये कहा गया है। सवाल आ सकता है 2 नंबर का 1 नंबर का कि मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय के लिए क्या प्रयास किए गए। ये 2 प्रयास होंगे, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19(1)(6). इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में, उसके अनुच्छेद 39 में राज्य इस प्रकार क्या नीति निर्धारित करे, किस प्रकार की। नंबर 1, सभी नागरिकों को जीविका प्राप्ति के पर्याप्त संसाधन हो। दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति का नियंत्रण सामूहिक हित में हो। सार्वजनिक संपत्ति या सामुदायिक जो संपत्ति होती है उनका नियंत्रण सामूहिक हित में, मतलब अधिक से अधिक लोगों के हित में हो। तीसरा है उत्पादन के साधनों है का विकेंद्रीकरण, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, जो उत्पादन के साधन है उनका विकेंद्रीकरण अधिक से अधिक लोगों में बांटा जा सके। केंद्रीकरण का मतलब होता है अधिक से अधिक लोगों के हाथों में नियंत्रित हो, एक आदमी के या एक सेठ या एक अमीर या एक रईस या एक पूंजीपति के हाथ में नहीं हो, बल्कि अधिक से अधिक लोगों के पास में बटे हुए होने चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री पुरुष हो चाहे अमीर गरीब हो, एक काम करेगा तो उसके लिए समान वेतन ही होगा। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य को करनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य शक्ति, प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य देखना है, शक्ति भी देखनी है कि ताकत कितनी है, जितनी ताकत हो उसके हिसाब से उसको कार्य की उपलब्धता रखे। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, बालपन होता है, उनका बालपन भी सुरक्षित रखना है। ऐसे नहीं बालपन जो बाल मजदूरी करके बालपन को खत्म करे, ऐसी व्यवस्था भी उसको नहीं करनी है। इसके अलावा अनुच्छेद 40, ये तो 39 के प्रावधान थे, अब अनुच्छेद 40 के प्रावधान, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, मतलब जो लोग गरीब हैं उसे कोई कानूनी दाव पेच में फंस गए हैं तो उनके लिए निशुल्क वकील उत्पन्न कराना या निशुल्क सहायता, वकीलों की सहायता उपलब्ध कराना, ये सरकार का कार्य बताया गया है। इसके अलावा भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए अपन सुझाव या कुछ व्यवस्थाओं के बारे में सुझा सकते हैं। वो कौन कौन सी व्यवस्था है, कौन कौन सी सुझाव या व्यवस्था है। पहला है आर्थिक विषमता को दूर करना, मतलब जो गरीब हैं उनको थोड़ा जीवन स्तर बढ़ाकर उनका जीवन स्तर सुधार करके उनको अमीरों के नजदीक, अमीर तो बनाया नहीं जा सकता लेकिन अमीर के नजदीक लाया जाए, ठीक है। इसके दूसरा है असीमित संपत्ति पर प्रतिबंध। पहले भारत में ये था कि संपत्ति रखने का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में असीमित संपत्ति नहीं रख सकते हैं। 18वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अतः जो संपत्ति ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, कम कमाएगा वो कम टैक्स देगा। संपत्ति को कानूनी
अधिकार बना दिया गया। तीसरा है सार्वजनिक धन का उचित वितरण। जो सार्वजनिक धन है, जो राजकोष है या सार्वजनिक धन है, उसका उचित रूप से वितरण हो। चौथा है गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण। गरीब जो है उनके जीवन स्तर को देखकर, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उचित योजनाएं बनाकर, कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को रोजगार का अवसर है। यदि जिन व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, जो से अपने जो नरेगा है वगैरह है, इस प्रकार के अवसर उत्पन्न कराना, ताकि वो लोग कम से कम अपने भोजन और स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। नरेगा में 100 दिन का न्यूनतम वेतन रोजगार देने का सरकार की तरफ से प्रावधान है, इस प्रकार का। और इसके बाद में छठा है प्रभावशाली कर प्रणाली। प्रभावशाली कर प्रणाली मतलब जो व्यक्ति जितना कमाता है उसको कुछ अपना अंश है वो सरकार को कर के रूप में, टैक्स के रूप में देना पड़ता है। जैसे जो आदमी कम कमाता है उसको कम टैक्स, ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा टैक्स, ताकि आर्थिक विषमता का असर कम हो। जैसे कोई आदमी 10 लाख से ऊपर कमाता है तो उसको 30%, 10 लाख से 5 लाख के बीच में यदि वो कमाता है, 5 से 10 के बीच में कमाता है तो उसको 15%, और उससे कम है तो 5%, या 2.5 से कम है, 2.5 लाख से कम है तो उसको बिल्कुल टैक्स मुक्त रखा गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण, जो पहले जाति आधार पर आरक्षण था, जाति आधार के आरक्षण के बाद में अब आर्थिक आधार पर आरक्षण है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को वर्तमान में 10% आरक्षण की व्यवस्था की है, ताकि वो अपने समाज में, अपने समुदाय में, अपने आसपास के लोगों के साथ में उचित व्यवस्था, उचित गरिमा के साथ रह सके। आर्थिक न्याय की वस्तु स्थिति, ये तो आर्थिक न्याय के सरकार के द्वारा प्रयास हैं, कुछ सुझाव भी अपने द्वारा। इसके अलावा आर्थिक न्याय की वस्तु स्थिति है कि 15-16 में विकास दर, जो भारत की विकास दर थी वो 7.6 थी, वो विश्व में सर्वाधिक थी। चीन से भी आगे थे अपन, चीन की 6.7 के आसपास थी। तब वो भारत में ये लग रहा था कि आने वाले 2-3 सालों में भारत की जो विकास दर है वो 2 अंकों में पहुंच जाएगी। विमुद्रीकरण हुआ, विमुद्रीकरण मतलब जो 500 और 2000 के नोट बंद कर दिए गए, उस घटना के कारण विकास दरें घटी थी। लेकिन उसके बाद में विकास दर को वापस जैसे ही बढ़ने लगी तो कोरोना के कारण विकास दर में बहुत ज्यादा कमी हुई है, और इस कमी को कई सालों से पूरा किया जा सकेगा। इसके बाद में सच्चे अर्थों में अपन आर्थिक न्याय के कमी के कारण, जो कमी है आर्थिक न्याय में, अपन जो सरकार नहीं दे पा रही है या लोगों के बीच में आर्थिक न्याय नहीं है, इसके कारण गरीब अधिक गरीब हो रहा है, अमीर अधिक अमीर हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं, गाँव में क्या हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी टिड्डी आ जाती है, इस प्रकार की जो आपदाएं आती है, और गाँवों में जनसंख्याओं की वृद्धि हो रही है। इसके कारण ग्रामीण स्तर पर विकास कठिन हो रहा है और आर्थिक न्याय को प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। इस प्रकार अपन ये देख रहे थे आर्थिक न्याय के संबंध में। अब आगे आगामी कक्षा में अपन महिला आरक्षण के संबंध में पढ़ेंगे। धन्यवाद।